नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ठंड है तो आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, अब काम की बात करते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ या स्टेनो वगैरह हो, एमटीएस का भी एग्ज़ाम हो सकता है। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस किताब से भली भांति परिचित होंगे। बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, कोई स्टूडेंट नया हो सकता है। ये मेरे हाथ में एसएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन है, जो कि किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस, किरण पब्लिकेशन इसको बोला जाता है। तो इस किताब में एसएससी में आए हुए लगभग सभी क्वेश्चन पेपर हैं। कुछ एक दो अगर इन्होंने छोड़ भी दिए होंगे, इसलिए मैंने लगभग लगा दिया। हम इसको सोल्व करने वाले हैं। कॉमन एरर से हम शुरू करेंगे क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है। ग्रामेटिकल पार्ट को हम पहले करेंगे, उसके बाद जो ग्रामर से बाहर की चीज़ें हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कॉमन एरर इसमें शुरू में दिया हुआ है। इसका जो पहला चैप्टर है वो कॉमन एरर है, मतलब कि एसएससी में आए हुए अभी तक के सारे कॉमन एरर को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको एक एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर को तोड़कर समझाकर मैं आपको बताऊंगा कि एक वर्ड यहाँ पर क्यों लिखा है। देखिए, कई बार गलती तो हम ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब हम ये भी जानने लगते हैं कि कोई चीज़ सही है तो क्यों सही है, वो हमारी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। सेंटेंस में एरर ढूंढना बड़ी बात नहीं है। चार छः आपने रूल्स रेगुलेशन रट लिया, आप एरर ढूंढ लोगे, लेकिन ये एडिक्वेट नहीं है। ये जो नॉलेज है रूल्स रेगुलेशन वाली, एरर ढूंढने वाली, देखते ही, ये एडिक्वेट नहीं है। मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, ऐसी अप्रोच बताने वाला हूँ कि आपको क्रिस्टल क्लियर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपको सेंटेंस को देखते ही समझ में आएगा कि ये वर्ड यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, इस अप्रोच ये जो अप्रोच मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ या बताने वाला हूँ, ये आपके एसएससी की जर्नी में बहुत काम आने वाली है, बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कॉमन एरर का यहाँ पर पहला सेंटेंस है, 1 से 10 तक रोजाना 10 सेंटेंस हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 10 से ज़्यादा अगर मैं सेंटेंस बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे कहने के अनुसार अगर आपने 200-400 सेंटेंस को इस तरह से प्रैक्टिस कर लिया घर पे बैठ के, कॉम्पिटिटिव लेवल की आपकी इंग्लिश ऑलमोस्ट खत्म। वोकैब वाला पार्ट बचेगा, वो आप रट्टा मार ही लोगे, उम्मीद है मेरी। इस तरह से जो है आपको करना है सेंटेंसेस को। ठीक है, अब बातें बहुत हो गई हैं, शुरू कर लेते हैं। ये पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है किरण पब्लिकेशन का, जो कि एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का कलेक्शन है। ये पहला सेंटेंस जो है हम इससे शुरू करने वाले हैं। देखिए, पहले सेंटेंस में सबसे पहले देखिए, एरर ढूंढने से पहले आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझना शुरू कीजिए। बिल्कुल एकदम सिंपल अप्रोच है, एक एक चीज़ को बड़े लॉजिकल वे में बताने वाला हूँ। कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ बड़े लॉजिकल कंसेप्चुअल लेवल पे आपको बताने वाला हूँ कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर में कौन सा वर्ड क्यों लिखा गया है और कहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, पहला सेंटेंस देख लेते हैं। ये लिखा है यहाँ पर आ, ये है आर्टिकल। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आर्टिकल जो होते हैं डिटर्मिनर होते हैं। अब जो डिटर्मिनर होते हैं उनका काम क्या होता है भैया? डिटर्मिनर के नाम से ही क्लियर है, डिटर्मिनर का काम है किसी नाउन को डिटरमाइन करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। तो अगर आर्टिकल लिखा है या यूं कहिए कि डिटर्मिनर लिखा है, तो इसका मतलब ये किसी नाउन के लिए आया होगा। एडजेक्टिव के लिए डिटर्मिनर नहीं आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। कहाँ है वो नाउन? सीनियर। सीनियर तो भैया एडजेक्टिव है, सीनियर तो एडजेक्टिव है। कहाँ है वो नाउन, किसके लिए आया है? ये है। एक्चुअली में जो डॉक्टर लिखा हुआ है, डॉक्टर है नाउन। एडजेक्टिव सीनियर इस डॉक्टर के लिए आया है, और आर्टिकल आ, ये भी इस डॉक्टर के लिए ही आया है। अब ये जो पूरी हो गई, इसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। फ्रेजेस क्या होती हैं और इसको नाउन फ्रेज ही क्यों कह रहे हैं?
ये सवाल दिमाग में उठना चाहिए। देखिए फ्रेज जो है वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कि ग्रामेटिकल पैटर्न में लिखा होगा, जिसका कोई हो सकता है कंप्लीट मीनिंग ना हो, लेकिन हाँ उसका अपना एक ऑटोनोमस मीनिंग जरूर होगा। कहने का मतलब है कि जैसे सेंटेंस है वो एक कंप्लीट मीनिंग लिए रहता है, तो एक फ्रेज का जरूरी नहीं है कंप्लीट मीनिंग हो, लेकिन एक ऑटोनोमस पार्शियल मीनिंग उसका जरूर होगा कि हाँ इन तीन वर्डों का भी कुछ, इन तीन वर्ड्स का भी कुछ मीनिंग है। तो ये सामने लिखी है आपके फ्रेज, शब्दों का एक समूह है, ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में लिखा है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखने की कोशिश करूं, अ डॉक्टर सीनियर या अ सीनियर अ डॉक्टर, तीनों ही ये दोनों ही गलत हो गए। शब्दों का समूह तो ये भी है, लेकिन ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में नहीं है। ग्रामेटिकल अरेंजमेंट से मतलब है कि एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, तो एडजेक्टिव आता है नाउन से पहले और उससे पहले आता है आर्टिकल, अगर इस तरह की फ्रेज लिखी है। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो आप एक बात और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं इसको नाउन फ्रेज ही क्यों कह रहा हूँ। भाई इन तीन शब्दों के समूह में या इस फ्रेज में तो सीनियर एडजेक्टिव भी है, आर्टिकल भी मौजूद है, नाउन भी मौजूद है, तीनों मौजूद हैं, नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल। तो मैं इसको एडजेक्टिव फ्रेज क्यों नहीं कह रहा, आर्टिकल फ्रेज क्यों नहीं कह रहा, नाउन फ्रेज ही क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस फ्रेज का जो मेन वर्ड है वो नाउन है। एडजेक्टिव तो नाउन के लिए आया है, आर्टिकल भी नाउन के लिए आया है। ये दोनों वर्ड आर्टिकल और एडजेक्टिव तो दोनों नाउन के लिए आए हैं, नाउन किसी के लिए नहीं आया है, वो अपने आप में एब्सोल्यूट है। तो मेन वर्ड हुआ इसका नाउन। चूंकि मेन वर्ड इसका नाउन है तो इस पूरी फ्रेज का फंक्शन भी नाउन का ही रहेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी वर्ड की, फ्रेज की कुंडली में नहीं लिखा होता कि वो क्या होगी, उसे किस पार्ट ऑफ स्पीच में होना है ये तय करता है उसका फंक्शन। सबसे पहले आप किसी वर्ड का फंक्शन देखेंगे, उस फंक्शन के आधार पर तय होगा कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होना है। जैसे मैं एक सेंटेंस पहले ही बता चुका हूं, मैंने अगर यहां पर लिखा सी इज इन द किचन, आपसे अगर मैं पूछूं कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है इन, ये क्या है, किस पार्ट ऑफ स्पीच में है, तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ये बता पाएंगे कि सर इन प्रीपोजिशन है। अगर आपके सामने ये सेंटेंस लिखा जाए मैम मे आई कम इन, अगर इस सेंटेंस को लिखकर मैं आपसे पूछूं कि ये जो इन यहां पर लिखा हुआ है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो क्या अब आप इसको प्रीपोजिशन कह सकेंगे? हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स अभी भी इसको प्रीपोजिशन कह दें, लेकिन ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये तो एडवर्ब है। अब जिनको ये बात हजम ना हो रही हो वो मेरी ये वाली लाइन सुने। देखिए प्रीपोजिशन का फंक्शन होता है अपने बाद आने वाले किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में या सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ना। यहां पर इन ने वो काम कर दिया, इन ने द किचन को सेंटेंस में जोड़ दिया, लेकिन यहां तो इनके बाद कुछ लिखा ही नहीं है। अगर इनके बाद लिखा नहीं है कुछ भी तो इन किसी भी चीज को नहीं जोड़ रहा है, इसका मतलब वो प्रीपोजिशन नहीं है। अब वो है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक ऐसा एडवर्ब जो स्थान के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि ये वाली एक्टिविटी कहाँ होनी है। यहां पे इन का मतलब होता है इनसाइड द क्लास या इनसाइड द रूम। भाई गेट पे खड़े रह के तो आप ये बात बोलते हो। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप किसी भी वर्ड को देखकर सबसे पहले उसका फंक्शन निर्धारित करेंगे, आप उसका फंक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि यह वर्ड इस सेंटेंस में या इस फ्रेज में या इस क्लोज में किस फंक्शन में है। उस फंक्शन के आधार पर तय होगा कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होना है। ठीक है, चूंकि ये जो वर्ड लिखा था यहाँ पर ये नाउन था, और नाउन के फंक्शन आपको पता है, सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि ये नाउन है, इस फ्रेज का जो मेन वर्ड है वो नाउन है, तो ये जो पूरी फ्रेज हो गई ये नाउन फ्रेज हो गई। नाउन फ्रेज, यहां पे मैं ऐसे एरो लगा देता हूं, नाउन फ्रेज
यानी कि ये नाउन की तरह काम करेगी पूरी फ्रेज। अब नाउन के क्या फंक्शन होते हैं? नाउन क्या हो सकता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है लिंकिंग वर्ब का। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? पूरे का पूरे लेक्चर पढ़े हुए हैं, पूरी वर्ब चैप्टर पढ़ी हुई है इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। किसका? लिंकिंग वर्ब का। अब देखो, अगर ये नाउन फ्रेज अगर कॉम्प्लीमेंट होगी तो लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगी, या लिंकिंग वर्ब के साथ आने वाला, लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला कॉम्प्लीमेंट होगी। लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगी तो इससे पहले लिंकिंग वर्ब लिखी होनी चाहिए थी। लिखी है क्या कोई लिंकिंग वर्ब? यहाँ पर कुछ नहीं लिखी, इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट होने की संभावना खत्म हो गई। देखिए, पूरी ग्रामर में, पूरी इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन तभी बन पाते हैं या तो वो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट हो या फिर वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो। प्रीपोजिशन भैया अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। एक्चुअली में प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाले इस नाउन या प्रोनाउन को, प्रोनाउन अगर यहाँ पर हो सकता था किसी दूसरे सेंटेंस में तो भी, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाले इस नाउन प्रोनाउन को ही इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ये फ्रेज ऑब्जेक्ट होनी है तो या तो इसको ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होना है या इसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना है। इससे पहले देख रहे हैं आप, ना तो कोई प्रीपोजिशन लिखी है ना ही लिखा है कोई ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब? पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, देर मत कीजिए, उसको देख लीजिए। ठीक है, अब इससे पहले ना तो ट्रांजिटिव वर्ब लगी है ना प्रीपोजिशन लगी है, तो इसका मतलब इसकी ऑब्जेक्ट होने की पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई। फिर तो ये सब्जेक्ट ही है, और असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। बस हमने इसको फंक्शन के आधार पर निर्धारित कर दिया है कि इसको सब्जेक्ट ही होना है। मैं ये आपको अप्रोच बता रहा हूं। असर्टिव सेंटेंस के शुरू में नाउन या नाउन फ्रेज लिखिए, कोई भी देख के बता देगा नो सिखिया भी कि ये सब्जेक्ट ही होना है। लेकिन मैं अप्रोच बता रहा हूं कि आपको किस तरह से अपने दिमाग को तैयार करना है। 200-400 सेंटेंस आपने इस तरीके से कर लिए, इंग्लिश हमेशा के लिए ख़त्म। इंग्लिश का जो भय है आपके अंदर वो हमेशा के लिए ख़त्म। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाइए, एग्जामिनर सेंटेंस को कितना भी घुमा दे, आप परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। मैं नहीं होता हूँ, आप क्यों होंगे? ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पर नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज हो गई यहाँ पर सब्जेक्ट। आगे आते हैं, आगे ये जो लिखी है ये वर्ब है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर लिखी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में लगाई जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है और पास्ट इंडेफिनिट में है, तो अभी तरह इस वर्ब को थोड़ा सा और जानने समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कैसे? देखिए, जो अगर वर्ब लिखी है तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब तो ये है नहीं। हेल्पिंग वर्ब अगर होती तो किसी की हेल्प करने के लिए आई होती। किसकी? मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब भैया मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब तो ये है नहीं, हेल्प नहीं कर रही है किसी की, यानी कि ये क्या है? मेन वर्ब ही है। और अगर ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब भी भैया लिंकिंग भी हो सकती है, एक्शन वर्ब भी हो सकती है। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए आती है। मैं कई बार पिछले लेक्चर में ये बता चुका हूं, आप देख लें। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मेन वर्ब है तो या तो ये लिंकिंग वर्ब हो सकती है या फिर ये एक्शन वर्ब हो सकती है। हो सकती है, दोनों संभावनाएं हैं, अभी हमें नहीं पता। अभी हम तय करेंगे कि इसे क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर को देखकर। देखिए, लिंकिंग वर्ब अगर होगी तो इसके बाद लिखा होगा कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, जो किसी के मीनिंग को पूरा कर रहा हो। और ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट होता है ये सब्जेक्ट का। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं यहां पर, शी इज ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा शी इज ब्यूटीफुल, ये है लिंकिंग वर्ब, ये सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है सेंटेंस। सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब है इज, बी की फॉर्म।
ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये क्यों आई है, ये मीनिंग को पूरा करने के लिए आई है, किसके, इस सब्जेक्ट के, सी के। ठीक है, तो इस तरह की होती है लिंकिंग वर्ब। और भी है, पूरा का पूरा मैंने इस पे जो है लेक्चर डाला हुआ है, वहां से देख ले। क्या इसके बाद एक्सप्रेस के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट लगा है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड लगा है जो इस सीनियर डॉक्टर के मीनिंग को पूरा करे, कंसर्न तो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा। अब इसके एक्शन वर्ब पे थोड़ा ध्यान देते हैं। अगर ये एक्शन वर्ब है तो एक्शन वर्ब भी भैया दो तरह की बताई है मैंने आपको, ट्रांजिटिव नेचर की, इनट्रांजिटिव नेचर की। यानी कि एक्सप्रेस अगर एक्शन वर्ब है तो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं भैया जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती। और मैं आपको बता चुका हूं ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, सिंगल वर्ड भी हो सकता है, पूरी फ्रेज भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है क्या, अरे लिखा तो है, ये जो कंसर्न है नाउन भी है वर्ब भी है, लेकिन यहां पर ये नाउन के फंक्शन में है, क्योंकि अब इसको इसका ऑब्जेक्ट होना है। और शॉर्टकट बता दिया करता हूं मैं, ऐसे बताता हूं शॉर्टकट कि अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो एक्सप्रेस वर्ब के बाद यहां नाउन की जगह व्हाट लगा के देखो। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं व्हाट या हुम का रिप्लाई होते हैं, एक्सप्रेस व्हाट, एक्सप्रेस कंसर्न। ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट की जगह अगर व्हाट लगा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कंसर्न है इसे ऑब्जेक्ट होना है ट्रांजिटिव वर्ब का, क्योंकि व्हाट और हुम ऑब्जेक्ट का रिप्लाई होते हैं, या व्हाट या हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये एक्शन वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की है, ट्रांजिटिव नेचर की है, तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लगा है, व्हाट लगा के देख लिया, हाँ एक्सप्रेस व्हाट, क्या एक्सप्रेस किया, कंसर्न एक्सप्रेस किया। ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आगे के सेंटेंस में चलते हैं। आगे आ गया प्रीपोजिशन। क्या होता है प्रीपोजिशन का फंक्शन, प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए। किससे जोड़ने के लिए, सेंटेंस में जोड़ेंगे, सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन लगाए जाते हैं इन्हें कहा जाता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये देखो आगे जो लिखा है, ऑब्जेक्ट जो है नाउन ही होगा या प्रोनाउन भी हो सकता था, बट इस सिचुएशन में नाउन है तो नाउन पे फोकस करेंगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है, ऑब्जेक्ट जो लगा हुआ है जो कि एक बेसिकली मूलतः एक नाउन है, इस नाउन पे जरा फोकस करते हैं। क्या लिखा है ये लिखा है पजेसिव केस। यहां पर पजेसिव केस लिखा है, इसको बोलेंगे पजेसिव केस या पजेसिव नाउन, अपोस्ट्रोफी एस लगा है यहां पर। आगे क्या लिखा हुआ है, रिकमेंडेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद फिर एक नाउन फ्रेज लिखा है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो, क्योंकि मैं इसको हटाने जा रहा हूं, मुझे यहां पर थोड़ी सी जगह चाहिए और कलाकारी करने के लिए। इधर आया हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये अगर प्रीपोजिशन है तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए बाद में, और ऑब्जेक्ट होगा कोई नाउन इस सिचुएशन में। ठीक है, ये नाउन लिखाता है, ये पूरा नाउन लिखा ही है। अब इसमें देख लेते हैं कौन सी चीज़ क्या है। ये देखो फिजिशियन जो लिखा है अपोस्ट्रोफी एस के साथ, ये हो गया पजेसिव नाउन या पजेसिव केस, ये हो गया पजेशन। अब यहां पे इसने गलती दे रखी है, यहां पर जो है गलती अभी पता चलेगी आपको, पहले आप स्ट्रक्चर समझिए। रिकमेंडेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आगे लिखा है वैक्सीन, नाउन। अब इसने सिचुएशन ऐसी बनाई है कुछ, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद नाउन,
मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये एडजेक्टिव का काम भी करती हैं। आपने सुना होगा पास्ट पार्टिसिपल के बारे में, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा पुअर वुमन, वुमन एक नाउन है, पुअर है एडजेक्टिव। फिर मैंने लिखा एजुकेटेड वुमन, एजुकेटेड वुमन, वुमन नाउन है और एजुकेटेड है एडजेक्टिव। कैसे पता चला एजुकेटेड एडजेक्टिव है? भाई यहां तो हमें रटा रटाया है, याद कराया गया है बचपन से कि पुअर जो है एडजेक्टिव है, एजुकेटेड एडजेक्टिव है। कैसे पता चलता है? जैसे पता चला पुअर के एडजेक्टिव होने का। समझिए बात को, पुअर को एडजेक्टिव क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि पुअर का फंक्शन कुछ ऐसा है। क्या है पुअर का फंक्शन? पुअर का फंक्शन है इस नाउन को मॉडिफाई करना। पुअर वुमन से पहले क्यों लगाया गया है? ये बताने के लिए कि किस तरह की वुमन की बात हो रही है। ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये होते हैं व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई, व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ या विच काइंड ऑफ या विच टाइप ऑफ, इसका रिप्लाई होता है। विच काइंड ऑफ वुमन? पुअर वुमन। किस प्रकार की वुमन? गरीब वुमन। इस तरह से समझिए। जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं कि चीज़ों को ट्रांसलेट करना आपका सॉल्यूशन नहीं है, चीज़ों को समझना आपका सॉल्यूशन है। और बड़ा बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस में आपको यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ। आप ये समझिए कि पुअर यहाँ पर इसलिए लगाया गया है ताकि वुमन को मॉडिफाई कर सके, वुमन की विशेषता बता सके। व्हाट काइंड ऑफ वुमन? पुअर वुमन। ठीक है, तो इस वर्ड का फंक्शन क्या है? इस वर्ड का फंक्शन है इस लिखे हुए नाउन की विशेषता बताना, या नाउन को मॉडिफाई करना, या नाउन को क्वालिफाई करना। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ जाता है, लेकिन बेसिक तो यही है। उसी तरह से ये जो एजुकेटेड यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ये एजुकेटेड भी इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, या यूँ कहिए विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। किस टाइप की वुमन? पढ़ी लिखी वुमन, एजुकेटेड वुमन। ठीक है, तो जिस तरह से पुअर एडजेक्टिव हुआ उसी तरह से ये भी एडजेक्टिव हुआ। अब ये तो एक रेडीमेड एडजेक्टिव है, लेकिन इसको तो एडजेक्टिव बनाया गया है। कैसे बनाया इसको एडजेक्टिव हमने? हमारे पास एक वर्ब है एजुकेट, ये वर्ब है, हमने इस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगाई, और चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह बिहेव करने लगे किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, तो उसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए, पास्ट पार्टिसिपल यहां लगा है और बीच में लगा है आर्टिकल। ये आर्टिकल की यहां पे क्या जरूरत है भाई? नाउन और उसको मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव। आर्टिकल अगर लगाना भी है तो पूरी इस फ्रेज से पहले आएगा। आपने अभी देखा था ना यहाँ पे सीनियर डॉक्टर, क्या लिखा था मैंने? सीनियर अ डॉक्टर। सही हो जाएगा क्या? सही हो जाएगा क्या? है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में नहीं है वो फ्रेज। उसी तरह से ये दा यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव और उसके बाद आना था सीधे नाउन। ठीक है, तो इस तरह से जो है सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझते हुए चलेंगे। चूंकि हमारा पहला सेंटेंस था तो हमें इसमें ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन जैसे जैसे हम इस अप्रोच में एक्सपर्ट होते जाएंगे, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, तो फिर सेंटेंसेस जल्दी होंगे। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। ये है हमारा दूसरा सेंटेंस इसी किताब का। आप चाहे तो अपने सामने किताब खोल लीजिए, या फिर ये सेंटेंस मैंने किताब में से ही टाइप करवाए हैं। स्ट्रक्चर पर चलते हैं देर किए बिना, टाइम चूंकि कम है। वी हो गया प्रोनाउन। फिर वही बात, भाई प्रोनाउन होगा तो या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। रिपीट कर रहा हूं चीजों को, लेकिन ठीक है, एक बार हम थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे 10 20 50 सेंटेंस करने के बाद, तो उसके बाद स्पीड से चलेंगे। मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट होगा तो लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगा। इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी है क्या? नहीं लगी, हटा दो, कॉम्प्लीमेंट की पॉसिबिलिटी खत्म। मैंने आपको बताया कि अगर ये ऑब्जेक्ट होना है
तो पूरी इंग्लिश में या तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, या फिर प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। इससे पहले ना तो प्रीपोजिशन लगी है ना ही ट्रांजिटिव वर्ब लगी है, तो इसकी ऑब्जेक्ट होने की संभावना भी खत्म, फिर तो ये सब्जेक्ट ही है। ये हुआ इसके फंक्शन के आधार पर निर्धारित करना कि ये सब्जेक्ट है। लेकिन चूंकि प्रोनाउन है, प्रोनाउन के तो भैया केस होते हैं, ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस होता तो अस लिखा होता ना, ठीक है, सब्जेक्टिव केस में लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस में अगर लिखा होता तो अस लिखा होता। तो क्या हो गया, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट है तो प्लूरल पर्सन के लिए यूज होता है, हैव सही लगा है। अब देखो, हैव वर्ब भी है और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर जाता है। थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस हम समझ कर चलेंगे। हैव जो है मेन वर्ब भी होती है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब की, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी काम करता है। जब ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करने लगता है तो इसके इन्फ्लेक्शन होते हैं हैज, हैव और हैड। अब हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब होगा तो इसका क्या फंक्शन होगा, क्या मीनिंग होगा, किस कंटेक्स्ट में यूज होगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो आपको पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हो रहा होगा, ठीक है, इतना बेसिक हम पढ़ के आए हैं। तो हमें यहां पर ये तय करना पड़ेगा कि ये मेन वर्ब होना है या हेल्पिंग वर्ब होना है। देखो, अगर हैव मेन वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू ऑन समथिंग या टू पजेस समथिंग। पजेस का मतलब आप जानते हैं, पजेशन, कुछ अपना, किसी पे अपना मालिकाना अधिकार रखना या कोई चीज ऑन करना। ऑन से बना है ऑनर, ऑनरशिप, ठीक है, एक मालिक होते हुए किसी चीज को अपने पास रखना, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हैव अगर मेन वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू ऑन समथिंग या टू पजेस समथिंग। एक मीनिंग और इसका निकल के आ जाता है, टू परफॉर्म सम टास्क। किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी हम हैव लगा लेते हैं। ये दूसरे वाले मीनिंग पे किसी दूसरे सेंटेंस में डिस्कशन करेंगे। वैसे मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में इसके बारे में कई बार बता देता हूँ अलग अलग एग्जाम्पल से। फिलहाल अगर आपको यहाँ पर देखना है कि हैव अगर मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है तो आप जरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिए। आगे क्या लिखी है, आगे लिखी है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सही लिखी है गलत लिखी है वो तो हम अभी देख लेंगे, पहले ये समझिए कि लिखी है वर्ब। अब अगर वर्ब लिखी है तो वर्ब को तो ऑन कर नहीं लोगे आप। अगर हैव को मेन वर्ब कंसीडर करोगे तो वो इस मीनिंग में आएगा, आई हैव अ कार, ठीक है, आई ऑन ए कार या आई पजेस ए कार। यहां पर क्या है, नाउन है। क्यों है नाउन यहां पर, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है। यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, कोई नाउन वगैरह कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा है यहां पर, वर्ब लिखी है। अगर वर्ब लिखी है तो इसका मतलब इसे मेन वर्ब नहीं, इसको हेल्पिंग नेचर की होना चाहिए। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब मौजूद है फिर तो हैव को हेल्पिंग नेचर की होना चाहिए, उस मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आना चाहिए। हैव मतलब यहां पर क्यों आया है, इसकी हेल्प करने के लिए। और जब हैव इसकी हेल्प करने के लिए आया है, वो एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं, इसको होना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, ठीक है। इतनी बात यहां पर सही है, आपकी गलती यहीं पे खत्म हो गई। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने एटीट्यूड में इस अप्रोच को लाएं। आपके दिमाग में इस तरह के सवाल आने चाहिए, इस तरह की बातें आनी चाहिए। अगर आपको कम समय में इंग्लिश को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंप्लीट करना है, प्रिपेयर करना है, मास्टरी उसमें हासिल करनी है, तो अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं तो आगे के स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। डिस्कस्ड मेन वर्ब है। अभी मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब है तो या तो लिंकिंग होगी या एक्शन नेचर की होगी। लिंकिंग नेचर की ये है नहीं, लिंकिंग नेचर की होती तो आगे जो है कॉम्प्लीमेंट लिखा होता। कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ नहीं है,
यानी कि कॉम्प्लीमेंट यहां पर लिखा होता है। ये जो नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज ही है ना ये। लो देख लो, ऐसे देख लो, कैसे पता चला मुझे नाउन फ्रेज है? मैकेनिज्म्स क्या हो गया, नाउन हो गया। नोन क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल। अभी तो बताया था मैंने, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसको मैं कहता हूं, सारे ग्रामेरियन उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। द आ गया आर्टिकल यानी कि डिटर्मिनर। एक डिटर्मिनर और लग गया। डिटर्मिनर को किस अरेंजमेंट में लिखा जाता है, इस पर हम डिटर्मिनर चैप्टर में अच्छे खासी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि यहाँ पर नाउन फ्रेज लिखी है जो कि ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ये लिंकिंग वर्ब तो है नहीं, ये एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब में भी कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, क्योंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब ही है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेती हैं। यानी कि डिस्कस्ड व्हाट, ऑल द नॉन मैकेनिज्म। क्या डिस्कस किया, ऑल द नॉन मैकेनिज्म्स को डिस्कस किया। ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट। व्हाट लगा के देख लिया करो, यहां पर डिस्कस्ड व्हाट, ऑल द नॉन मैकेनिज्म्स। व्हाट का रिप्लाई में क्या लिखा जाना है, ऑल द नॉन मैकेनिज्म्स। अगर व्हाट फिट हो रहा है तो ये फ्रेज भी फिट होगी। व्हाट भी ऑब्जेक्ट होगा, ये भी ऑब्जेक्ट होगी। ऑफ लगी है प्रीपोजिशन। क्या होता है प्रीपोजिशन का फंक्शन? प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं भैया सेंटेंस में किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। और इन नाउन प्रोनाउन को जिनको इन प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़ा जाता है, इन नाउन प्रोनाउन को कहा जाता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये प्रीपोजिशन लगी है, ये लगा है इसका ऑब्जेक्ट। फिजिकल ग्रोथ, ग्रोथ हो गया नाउन और इसके लिए एडजेक्टिव लग गया फिजिकल। सेंटेंस आपका कंप्लीट। गलती आपकी यहां थी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। वैसे तो मैं बड़ी क्लियर वे में समझाते हुए चल रहा हूं। बच्चे मुझसे अक्सर शिकायत करते हैं कि सर इसको मतलब कहाँ से समझना शुरू करें, कहाँ से ख़त्म। यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ पे ख़त्म, यहाँ से पहले वर्ड से शुरू और यहाँ पर ख़त्म। तीसरा सेंटेंस पढ़ लीजिए आप एक बार। देखिए, हो सकता है सेंटेंस को देखते ही आपको गलती समझ में आ गई हो, यहाँ आ गई है, लेकिन एग्जामिनर आपको किसी ना किसी सेंटेंस में फंसा देगा। आपको पता है कंपटीशन कितना टाइट है। अगर आपने एक या दो क्वेश्चन भी गलत कर दिए, आप कंपटीशन से बाहर, आप कंपटीशन से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे अगर आपने एक या दो क्वेश्चन भी गलत कर दिए तो। इसलिए आपकी जो समझ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को एकदम क्रिस्टल क्लियर होना है, एकदम क्लियर। आपको सब कुछ दिखना चाहिए, देखते ही समझ में आना चाहिए कि किस वर्ड को क्यों लिखा गया है, किस कंटेक्स्ट में लिखा गया है, किस मीनिंग में लिखा गया है। रूल रेगुलेशन के बियॉन्ड चली जाती हैं चीज़ें। रूल रेगुलेशन को मैं रटे रटाए फॉर्मूले समझता हूँ, वो आपकी समझ को ख़त्म कर देते हैं। आप नई सिचुएशन में बिल्कुल नहीं सोच सकते। चलो सेंटेंस पे आ जाते हैं। लेक्चर जो है लंबा हो जाएगा अगर मैं इस तरह की ज़्यादा बातें करूँगा। चिल्ड्रन, नाउन लगा है, प्लूरल है। आपको अभी बताया मैंने, नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होता तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता। इससे पहले ना तो ट्रांजिटिव वर्ब लगी है ना प्रीपोजिशन लगी है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये क्या है, सब्जेक्ट है। प्लूरल है तो यहां पर एंजॉय लिखा है, एंजॉयज नहीं लिखा। ठीक है, वो गलत हो जाता। यानी कि ये क्या है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आप इसे कह नहीं सकते। देखिए मैं आपको बता दूं, हेल्पिंग वर्ब पूरी इंग्लिश में तीन ही होती हैं, बी, डू, हैव। ये तीन ही वर्ब हैं जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, दूसरी जो हो गई वो मोडाल हेल्पिंग वर्ब हो गई। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ये तीन ही होती हैं, बी, डू, हैव। इन्हीं के इन्फ्लिक्शन यूज होते रहते हैं। बी के इन्फ्लिक्शन हो गया इज, एम, आर, वाज, वर। डू का इन्फ्लेक्शन हो गया डू, डज, पास्ट के केस में डिड। हैव का हो गया हैज, हैव, और पास्ट के केस में हैड। ये यही तो है बस, और कहाँ है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यही है।
तो ठीक है, ये हो गई मेन वर्ब। अब देखो ये जो एंजॉय है मेन वर्ब है, तो सवाल ये होना चाहिए कि ये लिंकिंग नेचर की है या एक्शन नेचर की। मेन वर्ब कहा जा सकता है कि मेन वर्ब दो तरीके की हो सकती हैं, या तो ये लिंकिंग नेचर की होंगी या फिर ये एक्शन नेचर की होंगी। एक्शन मतलब कोई एक्टिविटी की गई है, लिंकिंग मतलब कोई एक्टिविटी नहीं की गई, बस लिंक किया जा रहा है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं यहां पर, सी सीम्स हंग्री, ओके। आप इस सेंटेंस में देखकर बता सकते हैं कि सी ने क्या काम किया है, सी ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है। सी सीम्स हंग्री, क्या सी ने यहां पर कोई एक्टिविटी की है? सी ने यहां पर कोई काम नहीं किया। हो सकता है वो बैठी हो सकता है वो लेटी हुई हो सकता है वो चुपचाप खड़ी है, कुछ नहीं कर रही है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा है सी सीम्स हंग्री। यहां पर उसने कोई काम नहीं किया। जब उसने कोई काम नहीं किया तो आप इसको एक्शन वर्ब कह सकते हैं क्या? ये एक्शन नहीं है। एक्शन में मतलब फिजिकल एक्शन हुआ हो या मेंटल एक्शन हुआ हो, कुछ तो वर्क हुआ हो, कोई एक्शन नहीं हुआ यहाँ पर। ये किस नेचर की वर्ब है? ये लिंकिंग नेचर की वर्ब है। क्यों आई है ये लिंक करने के लिए आई है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, जो इसके मीनिंग को, सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा हो। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, अरे यार ये ठीक है, यहीं से चलते हैं फिर। अभी थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है बोर्ड पर, कोई बात नहीं, काफ़ी स्पेस है। ठीक है, तो ये जो एंजॉय वर्ब है ये लिंकिंग नेचर की तो है नहीं, एक्शन नेचर की है। यहाँ पर कोई एक्टिविटी हुई है और एक्शन नेचर की वर्ब है, तो अब दिमाग में सवाल ये आना चाहिए कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। बताइए, क्या पहचान बताई मैंने आपको थोड़ी देर पहले? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई नाउन लिखा होगा या प्रोनाउन लिखा होगा। सिंगल वर्ड भी हो सकता है, पूरी पूरी फ्रेज भी हो सकती है। नाउन फ्रेज भी हो सकती है और सिंगल नाउन भी हो सकता है। क्या है यहाँ पर? एंजॉय अगर मेन वर्ब है और उसके बाद अगर कोई नाउन लिखा है, तो वो जो नाउन है वो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखी है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी है ये नाउन की तरह काम कर रही है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन की तरह काम करने लगती है तो उसको कहते हैं हम जीरेंट। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं यहां पर, आई लाइक स्विमिंग, आई नो कुकिंग, ये मेन वर्ब है, एक्शन नेचर की है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है तो इनके बाद क्या लिखा है? इनका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर लिखा है और ऐसे भी पता ना चल रहा हो तो व्हाट लगा के देख लो। आई लाइक व्हाट, आई लाइक व्हाट, आई नो व्हाट। अगर व्हाट का रिप्लाई चाहिए तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट अगर ये है तो ये क्या है? नाउन है। और नाउन भी कैसे हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिखे हुए। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम कर रही है तो उसे कहेंगे हम जिरेंट। ठीक है, तो यहां पर मेन वर्ब एक्शन नेचर की है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसे अपना ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट होना चाहिए था नाउन, लेकिन वो नाउन किस फॉर्म में लिखा है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिखा है, इसलिए कह रहे हैं उसको जिरेंट। अब एक बात और मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि ये नाउन के फंक्शन में आ तो गया,
ये जो जिरेंड है ये नाउन का फंक्शन परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन मूलतः तो ये एक वर्ब ही है। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इनको नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों कहा जाता है? इसके विपरीत फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब में डिटेल से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको उतना बताऊंगा जितना इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इनको कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर वर्ब इनको कहा जा रहा है तो ये बेसिकली वर्ब ही है, भाई नाउन के फंक्शन में आ गई हैं। अगर ये वर्ब है तो ये बात होनी चाहिए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। भाई अगर वर्ब है तो लिंकिंग और एक्शन का पता होना चाहिए। पहली बात तो लिसनिंग, लिंकिंग तो है नहीं, लिसनिंग तो एक एक्शन है। भाई आप सुनते हो तो आप अपने कानों का इस्तेमाल करते हो, आपने कोई तो एक्टिविटी परफॉर्म की। अगर ये एक एक्शन है, लिसनिंग अगर एक्शन है तो एक्शन है तो ट्रांजिटिव होना चाहिए या इंट्रांजिटिव होना चाहिए? ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। आपने हमेशा लिसन के बाद टू लगा हुआ देखा होगा, वो इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जा सकता। मैं लिखूं यहां पर सी लिसन म्यूजिक, सी लिसन टू म्यूजिक। इन दोनों सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा वाला सही है, तो जिसने थोड़ा सा भी इंग्लिश को पढ़ा है, समझा है, चाहे किसी भी अप्रोच से समझाओ, वो बता देगा सर ये वाला सही है, ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें टू लगा है। क्यों लगाना पड़ा हमें यहाँ पर टू? टू हमें यहाँ पर इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती। ऑब्जेक्ट मतलब किसी नाउन प्रोनाउन को इसके बाद नहीं लिखा जा सकता। अगर किसी नाउन को जोड़ना है, किसी प्रोनाउन को जोड़ना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? प्रीपोजिशन। और यही तो प्रीपोजिशन का फंक्शन होता है, अपने बाद लिखे जाने वाले नाउन को सेंटेंस में जोड़ना। ठीक है, लिसन का मतलब सुनना उन्ना नहीं होता ना। लिसन का मतलब होता है पे अटेंशन टू समथिंग। पे अटेंशन टू समथिंग, लिसन का मतलब होता है पे अटेंशन टू समथिंग। ये होता है लिसन का मीनिंग। देखो यहां भी टू लगा है और यहां भी टू आता है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो फिर वापस सेंटेंस पे आते हैं। ये जो लिसनिंग है इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसलिए घोस्ट स्टोरीज को लिखने के लिए यहां पर हमें प्रीपोजिशन टू लगाना पड़ा। आगे चलते हैं। घोस्ट स्टोरीज क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रीपोजिशन को भी तो अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं क्योंकि उनका फंक्शन ही ये है। अब ये स्टोरीज क्या है? नाउन। घोस्ट हो गया इसके लिए एडजेक्टिव। यहां पर थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, मुझे आगे के सेंटेंस के लिए जगह चाहिए। ये अगर प्रीपोजिशन है, ये अगर प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखा होना चाहिए? इसका ऑब्जेक्ट। भाई इसीलिए तो आते हैं प्रीपोजिशन। क्यों आते हैं प्रीपोजिशन? अपने बाद लिखे जाने वाले नाउन को जोड़ने के लिए, और उन नाउन को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या लिखी है? नाउन फ्रेज लिखी है। अब इस नाउन फ्रेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है नाउन और ये लिखा है एडजेक्टिव। ठीक है, ये नाउन ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों लिखा है? इसको मॉडिफाई करने के लिए। ये घोस्ट वर्ड स्टोरीज को मॉडिफाई करने के लिए आया है, और जो भी वर्ड किसी नाउन को मॉडिफाई करता है उस वर्ड को कहा जाता है एडजेक्टिव। पूरी इंग्लिश में कोई भी वर्ड अगर किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा, क्वालिफाई करेगा या उसकी विशेषता बताएगा, तो उस वर्ड को हम कहकर चलेंगे एडजेक्टिव। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लग गया पूरी नाउन फ्रेज, ये नाउन या एडजेक्टिव। आगे चलते हैं। स्पेशली क्या है? स्पेशली लिखा है एडवर्ब। एडवर्ब क्यों आते हैं? एडवर्ब आते हैं सेंटेंस में या तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए, या फिर वो एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। यहां पर देख लेंगे किसको मॉडिफाई कर रहा है, आगे अभी चलते हैं। आगे का कंटेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा। यहां पर क्या लिखी है? ऑन प्रीपोजिशन।
इस प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट होगा। प्रीपोजिशन कहीं भी लिखी रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, कोई नाउन या प्रोनाउन। ये जो प्रीपोजिशन है इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। ये हो गया नाउन, ये हो गया नाउन और ये हो गया एडजेक्टिव, हैलोइन नाइट। अब देखो ये प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगाया गया है, ये बात तो सही है, लेकिन गड़बड़ यहाँ पर ये हो गई है कि ये जो ऑन प्रीपोजिशन है ये नाइट के साथ आता नहीं है। ऑन जो लगाया जाता है वो तो डेज के लिए लगाया जाता है या ओकेजन के लिए लगाया जाता है, ठीक है, कोई ओकेजन हो, स्पेशल ओकेजन, उसके लिए ऑन लगाया जाता है, लेकिन ये तो नाइट है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, पहली बात तो यहाँ पर आना चाहिए था इन, नाइट के लिए लगाया था इन नाइट। प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट इन प्रीपोजिशन आएगा नाइट के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ ये होनी चाहिए कि जो हैलोइन है इसने इस नाइट को स्पेसिफिक कर दिया, डेफिनेट कर दिया। हम किसी स्पेसिफिक, किसी डेफिनेट नाइट की बात कर रहे हैं, सभी नाइट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हैलोइन नाइट की बात कर रहे हैं। हैलोइन एक फेस्टिवल टाइप का या एक ट्रेडिशन टाइप का समझ लो, यूरोप में मेरे ख्याल से मनाया जाता है। मास्क वगैरह इधर उधर के अवतार लेके वो घूमते रहते हैं। ये माना जाता है हैलोइन नाइट में कि जो उनके पूर्वज हैं, जो कि मरने के बाद घोस्ट बन गए होंगे, वो वापस आते हैं इस रात को उनसे मिलने या कुछ भी करने। इतना डिटेल में मत जाओ, ठीक है। इन प्रीपोजिशन लगाई जाएगी और चूंकि ये स्पेसिफिक हो गया, डेफिनेट हो गया, तो इससे पहले क्या लगाया जाएगा, इन द हैलोइन नाइट। ये सही होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो है सेंटेंस को करते हुए चलेंगे। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। ये सेंटेंस थोड़ा छोटा है, अभी तक के सेंटेंस थोड़े बड़े थे, तो आप हो सकता है थोड़ा मेंटली टायर्ड हो रहे हो, मैं नहीं होता हूँ, समझ लेते हैं। आई प्रोनाउन है, अगर ये प्रोनाउन है तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। भाई ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट के केस में होता ना मी, सब्जेक्ट ही है। हैव, मैंने आपको बताया था ये जो हैव है हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। अब अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो क्यों आया होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्प करने के लिए आया होगा, किसकी, मेन वर्ब की। इसका मतलब इसके साथ मेन वर्ब होनी चाहिए। लिखी है क्या कोई मेन वर्ब, पूरे सेंटेंस में सिर्फ यही वर्ब है, मेन वर्ब तो यही है, तो इसका मतलब इसी को मेन वर्ब कंसीडर करना पड़ेगा जब इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं लिखी है। तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब। क्या मीनिंग बताया था मैंने अभी पिछले सेंटेंस में, टू ऑन समथिंग, ठीक है। हैव किस नेचर की वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है। एक्शन नेचर की वर्ब है तो उसमें भी क्या है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि जो चीज़ आप ऑन करते हो वही तो ऑब्जेक्ट बनेगी, है ना। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर आई हैव अ पेन, आई हैव व्हाट, ठीक है। अब ये जो व्हाट का रिप्लाई है ना, यही ऑब्जेक्ट होता है, किसका, ट्रांजिटिव वर्ब का। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो रही हो तो चूंकि यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट लेगी। वर्क हो गया नाउन, मैनी हो गया उसके लिए डिटर्मिनर। यहां पर गड़बड़ ये कर दी इसने कि जो वर्क है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। हाँ, वर्क का मतलब हो अगर कंपोजिशन, कंपोजिशन या क्रिएशन, है ना, तो इस सिचुएशन में इसको काउंट किया जा सकता है। जैसे मैं लिखूं वर्क्स ऑफ ए आर रहमान या लता मंगेशकर या कालिदास, कुछ भी। अब यहाँ पे वर्क्स का मतलब क्या है, कंपोजिशन, इन्होंने जो कंपोज किया है अपनी लाइफ में, जितने भी इन्होंने गाने लिखे हैं या गाए हैं, बनाए हैं, ठीक है, उन कंपोजिशन को अगर रेफर करें तो यहाँ पर ये काउंटेबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कंपोजिशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर काम की बात हो रही है, ठीक है, जो हम एवरीडे चीज़ें करते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो आपने जो डिटर्मिनर लगाया हुआ है वो डिटर्मिनर तो काउंटेबल के लिए लगाते हैं। मैनी पर्सन्स, मैनी अगर पर्सन के साथ लिखा है तो पर्सन में हमें एस लगाना पड़ता है,
क्योंकि ये काउंटेबल के साथ लगाते हैं और प्लूरल कर देता है, नाउन को प्लूरल काउंटेबल के साथ लगाया जाता है। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, मैनी वाटर? गलत हो जाएगा। मैनी मिल्क लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। आपको लिखना पड़ेगा मच वाटर या मच मिल्क। ये जो मच वर्ड है, ये मच वर्ड अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाया जा सकता है। तो यहां पर जो आपका नाउन है अनकाउंटेबल नेचर का है, मैनी यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं लगाएंगे। टू डू, 2 + V1, ये लग गया भैया इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के बारे में मैं थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं आपको कोने में को। इन्फिनेटिव जो होते हैं कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बहुत आसान है। इंग्लिश को आपने अपना सोचने और समझने का तरीका थोड़ा सा बदलना है। अभी मैं ये जो चीजें आपके सामने बता रहा हूं, ये आपको जब बार बार मैं इस तरह से समझाता रहूँगा आपको ये क्लियर हो जाएंगी। और इसके साथ ही साथ आप जो मेरे लेक्चर दिए हुए हैं उन लेक्चर्स को भी देखते रहें, लेक्चर्स को भी देखें और इन वीडियोस को भी देखें। आपकी इंग्लिश तैयार हो जाएगी। इन्फिनेटिव के बारे में मैं आपको बता दूं, 2 + V1 फॉर्म को कहते हैं हम इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव जो है नाउन के फंक्शन में भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव के फंक्शन में भी हो सकते हैं भैया, एडवर्ब के फंक्शन में भी हो सकते हैं। नाउन के फंक्शन में देखिए इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब भी होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब जैसे पार्टिसिपल होते हैं, जिरेंड होते हैं, वैसे होते हैं इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब भी होते हैं। ये जो इन्फिनेटिव है 2 + V1, ये नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं। नाउन होंगे तो तब होंगे जब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे होंगे, लिंकिंग वर्ब के। एडजेक्टिव ये तब होंगे जब ये किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आए होंगे। एडवर्ब ये तब होंगे जब ये किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आए होंगे। तो यहां पर आप देख के बता सकते हो क्या ये किसके लिए आया है? ये आया है इस वर्क के लिए। कौन से वाले काम की बात हो रही है? जो करने हैं। अगर ये नाउन के लिए आया है तो पूरी इंग्लिश में कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, चाहे वो इन्फिनेटिव हो या कुछ भी हो, पूरी इंग्लिश में कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज अगर किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आती है तो आप उसको कहेंगे एडजेक्टिव। तो ये इन्फिनेटिव किस फंक्शन में है? एडजेक्टिव फंक्शन में है। ये हो गया आपका 4th सेंटेंस। 5th सेंटेंस पे चलते हैं। देयर आर सो मैनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। देयर, अब मैं आपको यहाँ पे देयर के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये जो देयर है ये प्रोनाउन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। जब ये एडवर्ब होता है तो किस नेचर का एडवर्ब होता है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। काफी सारे एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। देखिए जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये मैं भली भांति अपने जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट हमारे सीक्वेंस में चल रहे हैं उसमें तो मैं डिस्कस करूँगा ही, पूरा डिटेल में अच्छे से खोलकर मैं इन चीज़ों को बताऊँगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सेंटेंसेस के थ्रू चूंकि बता रहा हूँ तो हो सकता है मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर स्किप कर दूँ, लेकिन वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा जो कि आपको ये सेंटेंस समझने के लिए ज़रूरी है। आपको अगर, अब जैसे मैंने एडवर्ब बताया, अब आपको एडवर्ब के बारे में और अधिक जानना है तो आप मेरी एडवर्ब प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप पूरा एडवर्ब चैप्टर देख सकते हैं। हर तरह के एडवर्ब को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब प्लेस भी होते हैं, एडवर्ब टाइम भी होते हैं, एडवर्ब डिग्री भी होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर भी होते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन भी होते हैं और एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन या एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन, कुछ भी कह लो। ऐसे एडवर्ब जो इंटेरोगेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं ये भी होते हैं। एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब भी होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब जो कि रिलेट करने के लिए यूज होते हैं। अब इन सब के बारे में आपको जानने के लिए एडवर्ब चैप्टर तो भैया देखना ही पड़ेगा।
यहाँ पर आप फिलहाल इतना समझिए कि जो देयर है तो प्रोनाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी। एडवर्ब अगर कोई वर्ड है, किसी वर्ड को अगर एडवर्ब कहा जा रहा है अगर आपके सामने, तो आप इतनी बात समझिए कि एडवर्ब का फंक्शन होता है कि या तो वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया होगा, या वो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए उसको मॉडिफाई करने के लिए आया होगा, या फिर वो किसी एडवर्ब के बारे में बताने के लिए आया होगा। ये तीन ही फंक्शन होते हैं एडवर्ब के, और कोई फंक्शन होता नहीं है। क्या है यहाँ पर इस देयर का फंक्शन? अगर देयर एडवर्ब है तो ये इन तीनों कामों को कर रहा होगा। क्या देयर यहाँ पे ये काम कर रहा है? नहीं भैया, देयर तो यहाँ पर सब्जेक्ट बना हुआ है, और एडवर्ब तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकते। हाँ, प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो देयर क्या है? प्रोनाउन है, एडवर्ब नहीं है। किसी और सिचुएशन में एडवर्ब हो सकता है, यहाँ पर तो ये प्रोनाउन है, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट का जो फंक्शन होता है वो होता है नाउन या प्रोनाउन में। नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन है। अब देखो यहाँ पर लगी है वर्ब। कई बार मैं हर बार अपनी क्लास में बच्चों से पूछा करता हूँ, बताओ बच्चों आर क्या है? तो वो कहते हैं सर हेल्पिंग वर्ब, और सब एक लय में, एक सुर में। कैसे इसको हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो आप? भैया हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हेल्प करने के लिए आती है। किसकी हेल्प करने के लिए आती है? मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती है। अगर इसको आप हेल्पिंग वर्ब कह रहे हो तो इसका मतलब ये मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आई है। लिख रही है कि सेंटेंस में कहीं पे कोई मेन वर्ब? जब कोई मेन वर्ब है ही नहीं तो अब तो इसी वर्ब को मेन वर्ब कहना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसी बात हुई कि किसी हॉस्पिटल में दो डॉक्टर हैं, एक है मेन डॉक्टर, एक है हेल्पिंग डॉक्टर। कैंची वगैरह उठा के दे देता है, सीजर, कुछ ऑक्सीजन का पाइप लगा देता है, हेल्प करता है बड़े डॉक्टर की, मेन डॉक्टर की। किसी दिन जो मेन डॉक्टर है वो अब्सेंट है, तो अब तो एक ही डॉक्टर है, अब वो जो हेल्पिंग वाला है उसे ही सारी चीज़ें, सारे फंक्शन करने पड़ेंगे। अब वही हेल्पिंग वाला, अब तो वो मेन हो गया। इस तरह से समझ लो, या सीधे सीधे समझो कि ये हेल्पिंग तब कही जाती है जब मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती। अब इसे ही मेन वर्ब कहो, यही मेन वर्ब है, बी की फॉर्म है और मेन वर्ब है। हाँ, अब ये मेन वर्ब है तो सवाल ये उठना चाहिए कि ये लिंकिंग है या एक्शन है। तो मैं भैया आपको बता चुका हूँ, ये जो बी है ये लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब वाले चैप्टर में बड़ा खोल के मैंने इसको समझाया हुआ है। एक्शन ये नहीं होती है। अब अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो क्यों आई है? ये आई है लिंक करने के लिए। किसको लिंक करने के लिए? सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए। कहाँ है सब्जेक्ट? देयर। कॉम्प्लीमेंट कहाँ है? कॉम्प्लीमेंट इसके आगे लिखा हुआ तो है ये। कॉम्प्लीमेंट भैया कोई नाउन प्रोनाउन ही होता है, कॉम्प्लीमेंट भी पूरक, मीनिंग को पूरा करने के लिए आते हैं। ठीक है, ये नाउन फ्रेज जो लिखी है, सो मैनी फिल्थ, यही कॉम्प्लीमेंट है। फिल्थ का मतलब है गंदगी, डिसऑर्डर में कुछ उल्टा सीधा सामान पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको कहते हैं फिल्थ। अब ये जो फिल्थ है ना भैया, ये है नाउन, और ये हो गया डिटर्मिनर, और ये आ गया इसके लिए एडवर्ब। एडजेक्टिव डिटर्मिनर एक जैसा काम कर देते हैं, तो ये इसके लिए एडवर्ब लग गया। ये मैनी लगा फिल्थ के लिए, और सो लग गया मैनी के लिए। ठीक है, मैनी ने फिल्थ को, नाउन को मॉडिफाई किया, और चूंकि मैनी डिटर्मिनर या एडजेक्टिव कहा जा सकता है, तो सो ने इस मैनी को मॉडिफाई कर दिया। अब समस्या यहां पर यह है कि जो फिल्थ है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी नहीं, मच लगाया करो। क्या लगाओगे यहाँ पे? मच लगाया करो। अभी तो मैंने पिछले सेंटेंस में यही चीज बताई थी आपको। ये यहाँ पर आपकी एरर जो है हो गई। आगे का सेंटेंस भी देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग हमारे काम आएगी। ऑल अराउंड द प्लेस, ये लग गई प्रीपोजिशन, और ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, नाउन फ्रेज, नाउन, और ये हो गया आर्टिकल। ऑल जो है इस पूरी फ्रेज को बताने के लिए एक एडवर्ब की तरह लग गया। ओके, ये हो गया आपका पांचवा सेंटेंस। इसी तरह से जो है चीजों को करते रहते हैं। छठे सेंटेंस पे चलते हैं। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। छोटा ही सेंटेंस है, फटाफट करेंगे।
अलग गया आर्टिकल, ग्रेट मैनी स्टूडेंट। देखिए अ ग्रेट मैनी के बारे में मैं आपको बता दूं, अ ग्रेट मैनी, एक फ्रेज और होती है इसके जैसी, अ गुड मैनी। इनका ये रिफर करते हैं लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, लार्ज, चूंकि मैनी लगा है तो नंबर की बात होगी, काउंटेबल के साथ आता है, लार्ज नंबर ऑफ समथिंग को ये रिफर करते हैं। अब वो समथिंग में पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, या फिर ये रिफर कर देते हैं अ लॉट ऑफ समथिंग। ठीक है, अब ये जो पूरी की पूरी फ्रेज है अ ग्रेट मैनी, ये है डिटर्मिनर, और ये डिटर्मिनर जो है आता है प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, काउंटेबल के साथ आएगा, प्लूरल कर देगा क्योंकि मैनी लगा हुआ है। यहां पर यही गलती है, स्टूडेंट नहीं होना चाहिए था यहां पर होना चाहिए था स्टूडेंट्स। चूंकि प्लूरल कर दिया, ये पूरी नाउन फ्रेज हो गई जो कि प्लूरल है, तो यहां पर ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। कैसे पता चला मुझे हेल्पिंग वर्ब है? फिर वही अप्रोच, हेल्पिंग वर्ब कही जाएगी क्योंकि मेन वर्ब लिखी हुई है डिक्लेयर। जब मेन वर्ब लिखी हुई है तो इसका मतलब ये हेल्प करने के लिए आई है, पैसिव में बना हुआ है। देखिए सेंटेंसेस को समझने के लिए जरूरी है कि हम एक एक वर्ड को समझते हुए चलें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैसे मुझे देखते ही पता चल गया? मुझे देखते ही कैसे पता चला कि ये पैसिव में है? क्या मैंने पूरे सेंटेंस को पढ़ के इसको ट्रांसलेट किया या पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकाला? नहीं, मैंने यहाँ पर देखा ये लिखी है बी की फॉर्म, ये लिखी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको कहीं भी अगर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई मिले, इसका मतलब क्या है? पैसिव है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखूं, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। वाज क्या है? अरे वाज क्या है? बी की फॉर्म। रिटर्न क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको जहां भी मिले समझ जाइए कि क्या लिखा हुआ है? पैसिव। यहां पर मैंने वही देखा, बी की फॉर्म है, डिक्लेयर है, बी प्लस वर्ब की थर्ड मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव। हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट हो गया स्टूडेंट का। ठीक है, सब्जेक्ट के लिए यहां पर एक कॉम्प्लीमेंट लग गया। अब ये पूरी स्ट्रक्चर की कॉम्प्लीमेंट कैसे लग गया? हैव बीन डिक्लेयर्ड। अगर इसको समझना है तो इसको एक्टिव में कन्वर्ट करके देखो, एक बार ना इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करके देखो। जैसे किसने डिक्लेयर किया हुआ? हमें यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन तो लगी नहीं है, बाई प्रीपोजिशन, बाई, दैम, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। चलो मान लेते हैं यूनिवर्सिटी ने किया या इंडियन गवर्नमेंट ने किया, ये चलो छोड़ो, दे लिख दो। यहां पर लिखा हमने दे, हैव डिक्लेयर्ड अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट सक्सेसफुल। क्या है ये? एडजेक्टिव है। ये क्या है? नाउन। अब देखो एडजेक्टिव तो नाउन से पहले लिखे जाते हैं, ये बाद में कैसे लिखा है? क्योंकि अब ये इसके लिए एडजेक्टिव ना होके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, इसके मीनिंग को पूरा कर रहा है। कुछ वर्ब हमारी ऐसी होती हैं जो कि अपने बाद कॉम्प्लीमेंट ले लेती हैं, इसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे, ये समझाया जाएगा आपको। एक्चुअली में ये मैं बता चुका हूं, ये वर्ब चैप्टर में पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका इस कॉन्सेप्ट का लिंक दे दूंगा आपको। ये पढ़ा हुआ है चैप्टर डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने जो है डाला हुआ है कि कैसे जो है ये वर्ब फंक्शन करती हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब से मैंने इनकी कंपैरिजन भी की है, ऐसी वर्ब्स की। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये छठा सेंटेंस हो गया। सातवें सेंटेंस पे चलते हैं। ये रहा हमारा सातवां सेंटेंस।
वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। वी हो गया प्रोनाउन, आपको सबको पता है कि ये सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट की फंक्शन में है यानी कि सब्जेक्ट है। आर गोइंग, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। टू लॉन्च, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए ये जो आर गोइंग है इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहा जाएगा, लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि ये जो गो है ये कहीं को जाने की बात नहीं हो रही है। फिजिकल सेंस में गो को नहीं यूज किया गया है, या गो को फिजिकल मीनिंग के साथ यूज नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि कहीं जाने की बात हो रही है अपने कदमों का, अपने पैरों का इस्तेमाल करके। यहाँ पर गो को हम एब्स्ट्रैक्ट सेंस में यूज कर रहे हैं। हम गो से ऐसी स्ट्रक्चर को, गो में आईएनजी लगा के प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम ऐसी स्ट्रक्चर को यूज कर लेते हैं नियर फ्यूचर में किसी प्लान्ड एक्शन के लिए। अगर नियर फ्यूचर में, आने वाले निकटतम भविष्य में हम किसी चीज को प्लान कर रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं, तो हम ऐसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जाने की बात नहीं हो रही है। हाँ, नियर फ्यूचर में कुछ प्लान है, कुछ इंटेंशन है करने की, उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू लॉन्च, टू प्लस V1 लग गया। अब ये देखिए क्या लग गया, ये इन्फिनिटिव लग गया। अगर ये इन्फिनिटिव लग गया तो मैं आपको बता चुका हूं कि इन्फिनिटिव या तो नाउन होंगे, या एडजेक्टिव होंगे, या एडवर्ब होंगे। ठीक है, किस लिए आया है ये जो इन्फिनिटिव है ये आया है इस वर्ब के बारे में बताने के लिए कि हमारी जो इंटेंशन है, जो हमारी ये गो वाली एक्टिविटी है क्यों है। ठीक है, ये हो रही है वाई का रिप्लाई कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारी इंटेंशन ऐसी क्यों है। ठीक है, तो ये हो गया एडवर्ब। अगर वर्ब के बारे में बता रहा है इन्फिनिटिव तो हम उसको एडवर्ब ही कहेंगे। अब देखो ये है तो इन्फिनिटिव, लेकिन है तो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब ही। ठीक है, एडवर्ब के फंक्शन में वो आ गया क्योंकि वाई का रिप्लाई दे रहा था, रीजन बता रहा था वो कि उस ऐसी इंटेंशन के पीछे क्या रीजन है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हमारी इंटेंशन ऐसी क्यों है, इसके बारे में बता रहा था वाई के रिप्लाई में क्यों, तभी मैंने वाई लिखा। रीजन, एडवर्ब रीजन मैं कहता हूं इस तरह के वर्ड को, इस तरह की फ्रेज को। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये है तो इन्फिनिटिव, बन गया ये एडवर्ब, एडवर्ब के फंक्शन में आ गया, लेकिन बेसिकली तो ये एक वर्ब ही है, अभी भी नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है इन्हें। और वर्ब रही ये लॉन्च। अब ये जो लॉन्च वर्ब है ये भी एक्शन नेचर की वर्ब है, कोई एक्टिविटी तो हुई लॉन्च करना। अब अगर ये एक्शन नेचर की वर्ब है तो बात होनी चाहिए कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। कैसी वर्ब है ये, लॉन्च करोगे तो किसी चीज को तो करोगे, तो जिस चीज को करोगे वो हुई उसका ऑब्जेक्ट। क्या लॉन्च किया, ठीक है, कोई मूवी लॉन्च की, कोई नया कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया। ठीक है, तो ये लॉन्च क्या है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाना है। क्या लॉन्च किया, दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट हो गया नाउन, प्रोजेक्ट हो गया नाउन, 3 करोड़ क्या हो गया डिटर्मिनर, ये इसके लिए दूसरा डिटर्मिनर लग गया। अब ये जो डिटर्मिनर लिखा है 3 करोड़, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव लगभग एक जैसे फंक्शन में होते हैं। कई ग्रामरियन तो इनको सेम बोल देते हैं, कई किताब वाले तो डिटर्मिनर को ही एडजेक्टिव कहने लगते हैं। मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके चलता हूं क्योंकि मुझे इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, अलग अलग प्रॉपर्टीज में दिलचस्पी है। हालांकि ये डिटर्मिनर है लेकिन डिटर्मिनर और एडजेक्टिव एक जैसे फंक्शन में होते हैं, एक जैसे काम करते हैं, मोसेरे मोसेरे भाई कहा जा सकता है। अब अगर ये डिटर्मिनर है या एडजेक्टिव इसको मान लोगे तो क्या आप एडजेक्टिव का प्लूरल बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं पुअर गर्ल, आप लिख सकते हैं पुअर गर्ल्स। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं पुअर्स गर्ल, क्या आप ये लिख सकते हैं। क्या एडजेक्टिव में बनाया जाता है, क्या एडजेक्टिव को प्लूरल बनाया जा सकता है। एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाया जाता, इस नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। अब इसके पीछे का रीजन मैं बता दूं, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही साधारण है, बेसिक सेंस है। आप ये सोचिए, ये जो गर्ल है ये है एक नाउन, ठीक है, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है,
और एडजेक्टिव है क्या, बेसिकली है क्या, एडजेक्टिव है इसको मॉडिफाई करने के लिए, इसकी विशेषता बताने के लिए। मतलब कि एडजेक्टिव एक क्वालिटी है, एक विशेषता है। किसी विशेषता को काउंट कर सकते हो क्या आप? मतलब किसी गुण को, किसी प्रॉपर्टी को काउंट कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते। एक गर्ल में 2 पुअर हो सकते हैं? नहीं, नॉनसेंस है, एकदम बकवास बात है। लड़कियों को काउंट किया जा सकता है, पुअर को काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, लड़कियां खड़ी होंगी आपके सामने 5, आप 10, 15, 20 काउंट कर लोगे, लेकिन पुअर को नहीं, क्योंकि ये तो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये इसको मॉडिफाई करने के लिए आया है। यानी कि ये जो काउंट करने वाला एट्रीब्यूट होता है, ये एडजेक्टिव्स में नहीं होता, ये नाउन में होता है। नाउन को काउंट किया जा सकता है, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। नाउन एक यूनिट है, एक एंटिटी है, उसको काउंट किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। पुअर को आप देख ही नहीं सकते हो, गर्ल को देख सकते हो। तो काउंट किया जाता है नाउन को, इसलिए ये जो काउंट करने वाला एट्रीब्यूट है ये नाउन में पाया जाता है या प्रोनाउन में पाया जा सकता है। ठीक है, अब अगर नाउन में पाया जा सकता है तो नाउन का काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो नाउन का सिंगुलर प्लूरल है। एडजेक्टिव का कोई सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है, तो किसको बनाएंगे प्लूरल? प्लूरल बनाया जाता है नाउन को। पुअर्स नहीं होगा, पुअर गर्ल भी हो जाएगा, पुअर गर्ल्स भी हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने वही गलती कर दी, ये जो डिटर्मिनर की तरह काम करने वाली थी 3 करोड़, इसमें उसने एस लगा दिया। दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट, ये हो गई नाउन फ्रेज पूरी की पूरी। क्यों हो गई नाउन फ्रेज? क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है, इसका जो मेन वर्ड है वो नाउन का है, इसका फंक्शन भी नाउन का है। ये ऑब्जेक्ट हो रही है ना लॉन्च के लिए, नाउन फ्रेज है पूरी की पूरी, इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। विद इन लग गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अगर लग गया तो प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन अगर लग गया तो प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होना है? ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज। क्या कह रहे हैं इसको? नाउन फ्रेज कह रहे हैं। क्यों कहेंगे नाउन फ्रेज? देखो एक सिंगल वर्ड तो है नहीं, पूरा एक समूह है, तो कहेंगे फ्रेज। नाउन फ्रेज को कह रहे हैं क्योंकि इस फ्रेज का जो मेन वर्ड है वो नाउन ही तो है। ये हो गया नाउन, फ्यू डिटर्मिनर हो गया, द नेक्स्ट ये एक दूसरा एडजेक्टिव हो गया पोजीशन बताने के लिए, या इसको कह दो डिटर्मिनर। ठीक है, यहां पर क्या लग गया? आर्टिकल लग गया। नेक्स्ट हो गया डिटर्मिनर। द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ये हो गई हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज। विद इन को लगा के हो गई प्रीपोजिशनल फ्रेज, और इतनी हो गई हमारी ये नाउन फ्रेज। ये हो गया आपका 7वां सेंटेंस। ओके, 8वें सेंटेंस पे चलते हैं। आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। ठीक है, आई प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट है, होप हो गई मेन वर्ब। मेन वर्ब है तो हमें देखना पड़ेगा कि लिंकिंग नेचर की है या एक्शन नेचर की है। अगर लिंकिंग नेचर की होगी तो उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आएगा सब्जेक्ट के लिए। आगे क्या लिखा है? 2 + V1 लिखा है। अब मैंने आपको बताया है कि 2 + V1 क्या है? इन्फिनेटिव है। अगर 2 + V1 इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव तो नाउन का भी काम करते हैं, एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, एडवर्ब का भी काम करते हैं। और अगर नाउन का काम करते हैं तो नाउन तो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो किसका होगा? इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ही तो होगा। भाई ये टू गो अगर आप कह रहे हो कि कॉम्प्लीमेंट है तो किसका कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट का। लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता भैया। लिंकिंग वर्ब तो उसको लिंक करने के लिए आती है, कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट का। जैसे मैं लिखूं यहां पर शी इज ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस मैंने लिखा। आपको क्या लगता है अगर आप इस वर्ड को कॉम्प्लीमेंट कह रहे हो तो ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? इज का या सी का? कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, जो उसके मीनिंग को पूरा कर रहा हो। तो किसके मीनिंग को पूरा कर रहा है? ये इज के मीनिंग को पूरा कर रहा है या शी के मीनिंग को पूरा कर रहा है? तो ये आपको देखते ही समझ में आना चाहिए
कि जो कॉम्प्लीमेंट है, जो मीनिंग पूरा कर रहा है, ये सी का मीनिंग पूरा कर रहा है। इस तो भैया लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब तो इसको लिंक करने के लिए आई है, इसका काम है केवल लिंक करना, जोड़ना। कॉम्प्लीमेंट ये इसका है। तो अगर आप टू गो को कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करोगे तो वो आई का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। ऐसा संभव नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। आई और टू गो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। अब देखो सब्जेक्ट तो भैया वर्ब से पहले लिखे रहते हैं, बाद में नहीं लिखे रहते। सब्जेक्ट की संभावना भी खत्म हो गई। सब्जेक्ट होता तो वर्ब से पहले होता, वर्ब के बाद में तो क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि हमारी जो एक्शन वर्ब थी वो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी। लिंकिंग वर्ब थी नहीं, वो एक्शन थी। ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव दोनों में से एक हो सकती थी, और वो कैसी निकली, ट्रांजिटिव वर्ब निकली, तभी उसने ऑब्जेक्ट ले लिया। आई होप व्हाट, टू गो। अब ये टू गो इन्फिनिटिव तो है, ऑब्जेक्ट तो बन गया। ऑब्जेक्ट बन गया इसका मतलब नाउन बन गया। ऑब्जेक्ट बन गया इसका मतलब ये नाउन कंसीडर कर रहे हैं हम। अब ये नाउन के फंक्शन में तो आ गया, ऑब्जेक्ट के फंक्शन में तो आ गया, लेकिन बेसिकली ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब कही जाती है, वर्ब कही जाती है। अब अगर ये वर्ब कही जा रही है तो ये जो गो है, ये गो के फंक्शन, गो के नेचर को भी देखना पड़ेगा, इसके फंक्शन को भी देखना पड़ेगा। गो कैसी वर्ब है, गो एक्शन नेचर की वर्ब है पहली बात तो, और उसमें भी ये इंट्रांजिटिव है। कैसे पता चलता है, आप जब भी लगाते हो, आप ये सेंटेंस बचपन से 8वीं क्लास से लिखते हुए आ रहे हो, सी गोज टू स्कूल। आप ऐसे लिख सकते हो क्या, सी गोज स्कूल, लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते। क्यों लगाते हो आप टू, क्योंकि भैया ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती। ऑब्जेक्ट मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन को नहीं ले सकती, ठीक है। अब ये गो एक्शन वर्ब है, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो इसके बाद हमें प्रीपोजिशन लगा के चलना पड़ेगा। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो रही है तो ये प्रीपोजिशन तो सही लगा है फिर। और इस प्रीपोजिशन, अगर ये प्रीपोजिशन सही लगा है तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो इसका मतलब वो नाउन हो रही है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को अगर आप नाउन कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको क्या होना चाहिए, जेरंड होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन गलती यही है, देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से हो सकता है आपको लगे कि सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं गलती यही है। कैसे है गलती, देखो जब हम गोस के बाद प्रीपोजिशन लगाते हैं, यहां पर मैंने गोस के बाद प्रीपोजिशन लगाई थी टू, उसके बाद मैंने लिखा था स्कूल, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने लिखा था नाउन, ये था क्या, ये प्लेस था। आप यहाँ पर लगा सकते हैं सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू मार्केट लगा सकते हैं आप, सी गोज टू पार्क लगा सकते हैं आप, सी गोज टू रेस्टोरेंट लगा सकते हैं आप, ठीक है। किसी प्लेस को ही लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं आप प्लेस को, क्योंकि जो टू प्रीपोजिशन है ये डेस्टिनेशन बताने के लिए लगाई जाती है। डेस्टिनेशन मतलब उसका पॉइंट, उसकी जर्नी का लास्ट पॉइंट, कहाँ तक, कहाँ गई वो, ठीक है, कहाँ जाती है वो, ठीक है। तो ये जो टू प्रीपोजिशन है ये लगाई जाती है इस डेस्टिनेशन के लिए, इस डेस्टिनेशन को बताने के लिए। और ये डेस्टिनेशन जो है कोई प्लेस ही तो हो सकती है इस कंटेक्स्ट में, लेकिन यहाँ पर प्लेस लिखा है क्या, शॉपिंग कोई जगह हो, शॉपिंग किसी बिल्डिंग का नाम हो, शॉपिंग किसी पार्क का नाम हो, तब तो ये सही है। लेकिन शॉपिंग है क्या, शॉपिंग तो एक एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी को आपने इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। ऐसे यूज कर लिया जैसे कोई प्लेस हो और वो प्लेस को जा रही हो। यहां पर ये गड़बड़ हो गई। अब जो है हम इसको जेरेंड कंसीडर नहीं कर सकते। अब हम इसको जेरेंड कंसीडर नहीं कर सकते तो फिर ये नाउन कंसीडर नहीं होगा। नाउन नहीं बना सकते तो इसको टू को हटाना पड़ेगा। भाई अगर अब इसका प्रीपोजिशन के बाद या तो शॉपिंग को हटा के कोई और जगह लिखो,
मॉल लिख दो, आई होप टू गो टू मॉल दिस वीकेंड, या आई होप टू गो टू मार्केट दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। शॉपिंग को हटा के किसी प्लेस लिखो, या फिर इस प्रीपोजिशन को हटा दो ना। इस प्रीपोजिशन को अगर आपने हटा दिया तो अब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। प्रीपोजिशन अगर हट गई, ये ऑब्जेक्ट क्यों लगा रहे थे हम, क्योंकि प्रीपोजिशन थी। अब अगर आपने इस प्रीपोजिशन को ही हटा दिया तो अब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अब ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए मतलब नाउन नहीं चाहिए। नाउन नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, कुछ और लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एडवर्ब लगा सकते हैं। यहाँ पर ये जो शॉपिंग वर्ड है ये एक्चुअली में एडवर्ब की तरह भी काम करता है। टू गो शॉपिंग, इसको अगर आप डिक्शनरी में डालकर देखोगे तो ये पूरी की पूरी जो है ईडियम लिख के आता है। इसका मतलब आता है, इस ईडियम का मतलब लिख के आता है टू गो एनी प्लेस, या टू गो भी नहीं, टू विजिट एनी प्लेस फॉर शॉपिंग पर्पसेस, फॉर शॉपिंग पर्पस। या इसका मीनिंग लिख के आता है, टू गो शॉपिंग का मीनिंग लिख के आता है टू विजिट एनी प्लेस टू परचेज समथिंग, टू परचेज समथिंग। ठीक है, ये लिख के आता है। ये जो शॉपिंग है यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह काम करता है। यहाँ पर ये अब इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, हमने टू को हटा देना है। दिस वीकेंड इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ ताकि आपको चीज़ें सही से समझ में आए। अब आगे दिस वीकेंड क्या लगा है, दिस वीकेंड क्या लगा है, अरे यार ये 7-8वें पे थे ना हम जी। दिस वीकेंड क्या लगा है, दिस वीकेंड देख लेते हैं। वीकेंड हो गया नाउन, दिस हो गया डिटर्मिनर। ये नाउन फ्रेज का हो गया क्या आप, अगर देखो इसको नाउन फ्रेज कहोगे तो नाउन को जोड़ने के लिए सेंटेंस में जरूरत होती है प्रीपोजिशन की। कोई प्रीपोजिशन लगी है क्या यहाँ पर, नहीं लगी। इसका मतलब ये नाउन फ्रेज नहीं है, एक्चुअली में ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, दिस वीकेंड, दिस टाइम, ये सारे के सारे जो है ऐसे लिखे जाने वाले, दिस और डैट के साथ ये टाइम लिखे जाने वाले। दिस और डैट के साथ क्या लिख देते हैं, टाइम लिख देते हैं। वीकेंड, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, कुछ भी हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ये लगा है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब इसलिए क्योंकि वर्ब के टाइम के बारे में बता रहा है। इफ कंजंक्शन लग गया, वेदर हो गया नाउन, द हो गया आर्टिकल, परमिट्स हो गई वर्ब। मेन वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब है तभी इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, अरे 7-8, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ। परमिट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ। कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है, ये कंडीशन लगाई गई है। इफ जो कंजंक्शन है उसका यूज किया जाता है कंडीशन को बताने के लिए, कंडीशन लगाने के लिए कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ही हम ऐसा करेंगे वरना नहीं करेंगे। ओके, इसका टेंस जो है प्रेजेंट भी रखा जाता है तभी इसका भी प्रेजेंट ही रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। ओके, लॉयर हो गया नाउन, द हो गया उसके लिए आर्टिकल, ये हो गई नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज है तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगी, सब्जेक्ट ही होगी यहाँ पर। ऑब्जेक्ट अगर होती तो या तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होती,
या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होती। अब इससे पहले ना तो ट्रांजिटिव वर्ब लगी है ना प्रीपोजिशन लगी है, क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं है ना, पहला ही वर्ड है सेंटेंस का, पहली फ्रेज है, तो क्या कहेंगे इसको? सब्जेक्ट कहेंगे। पूरी की पूरी जो नाउन फ्रेज है सब्जेक्ट के फंक्शन में है। आस्क्ड हो गई मेन वर्ब, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है। एक चीज एक्शन नेचर की वर्ब है, आस्क तो एक एक्शन ही हुआ ना, एक एक्टिविटी हुई। एक्शन नेचर की वर्ब है तो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव की बात होनी चाहिए। क्या लग रही है आपको, क्या है? ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इंट्रांजिटिव नहीं है। अगर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। भाई आस्क व्हाट, पूछा, क्या पूछा? कुछ तो होगा जो पूछा। क्या पूछा? ये पूछा गया पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा पूछा गया। अब इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं क्लॉज। क्या फ्रेज होती हैं, क्या क्लॉज होती हैं, डिटेल में समझा के पूरा का पूरा लेक्चर डाला हुआ है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट इंग्लिश, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश, इस तरह की प्लेलिस्ट है, उसमें जाएं आप, फ्रेज वर्सेस क्लोज वाला लेक्चर देख लें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन आप खोल लिया करें, ऐसी वीडियोस का मैं वहाँ पर लिंक दूंगा। क्या होती है क्लोज, मैंने उसमें समझाया हुआ है। ये हो गई क्लोज। किस टाइप की क्लोज है? इसका फंक्शन देखो ना। आस्क्ड अगर एक्शन वर्ब है, अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, और मैं कह रहा हूं इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, भाई ये पूरा का पूरा ही तो पूछा, यही तो है व्हाट का रिप्लाई। आस्क्ड व्हाट, व्हाट के रिप्लाई की जगह क्या लिखा है? ये पूरा का पूरा क्लोज लिखा है, यही तो पूछा गया। क्या पूछा गया? ये पूछा गया। तो ये अगर क्लोज है, व्हाट का रिप्लाई है, और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ऑब्जेक्ट तो मैं आपको बता चुका हूं कोई नाउन ही हो सकता है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नाउन क्लॉज। इतनी बात आई समझ में? तो अब इसके अंदर देख लेते हैं। इफ कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, इट सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, वाज मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, वर्थ यहाँ पर एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है। टू टेक यहां पर लग गया 2 + V1 इन्फिनेटिव। ठीक है, यहां रुक जाते हैं, गलती यही है। देखो जो वर्थ है ना, वर्थ, ये जब प्रीपोजिशन की तरह काम करता है तो इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है, जीरेंड। अगर इसके बाद कोई वर्ब आ रही है, आप इतना सोचिए, वर्थ अगर प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है तो इसके बाद कोई वर्ब आ रही है तो वर्ब तो लगा नहीं सकते। प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, भाई प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन होना चाहिए। यहाँ पे लिखी हुई है वर्ब, तो वर्ब को नाउन बना दो ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख दो यहाँ पर, उसको जीरेंड बना दो। आपने लिखा हुआ है इन्फिनेटिव। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि जो 2 + V1 है इन्फिनेटिव है, और ये इन्फिनेटिव भी तो नाउन का ही काम करते हैं। भैया एक प्रीपोजिशन के बाद दूसरी प्रीपोजिशन लगा सकते हो क्या आप? कहीं पे लिखा हुआ देखा है क्या? 2, 4, गलत हो जाएगा। एक प्रीपोजिशन के बाद दूसरी प्रीपोजिशन नहीं आती है। हाँ, वर्थ को अगर एडजेक्टिव कंसीडर करोगे तो इसको टू टेक को आप एडवर्ब कंसीडर करने लगोगे, वो ये है नहीं, क्योंकि एडवर्ब के फंक्शन में ये नहीं आएगा। टू टेक को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर टेकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वर्थ है यहाँ पर प्रीपोजिशन के फंक्शन में। प्रीपोजिशन वर्थ का मतलब होता है टू हैव द इक्वल वैल्यू, इतनी वैल्यूबल होना कि उसको कंसीडर किया जा सके, उसको अटेंशन दी जा सके। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो एक्टिविटी है ये इतनी वैल्यूबल है क्या, मतलब इतनी इंपॉर्टेंस है क्या इसकी कि हम इसको कंसीडर कर सके, इसको अटेंशन दे सके, है ना। इट वॉज वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरेंड हो जाएगा। ये वर्थ यहाँ पर प्रीपोजिशन के फंक्शन में होनी है। अभी जो टेक है, भले ही ये जीरेंड हो गई, भले ही ये जीरेंड हो गई, लेकिन ये अभी भी नॉन फाइनाइट वर्ब है।
क्या होती है नॉन फाइनाइट वर्ब? जीरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, ये सारी की सारी नॉन फाइनाइट वर्ब ही होती हैं। अभी भी ये वर्ब है, और चूंकि ये वर्ब है तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात होनी चाहिए। कैसे नेचर की वर्ब है ये? ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। टेक वॉट, है ना? जैसे मैं कहूं सी टुक रेस्ट, सी टुक माई मनी। अगर मैंने ये लिखा तो टुक मेन वर्ब है और ट्रांजिटिव नेचर की है, तो इसके बाद क्या आ गया? ये ऑब्जेक्ट। रेस्ट और मनी क्या है? माई मनी क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नेचर की है। टुक व्हाट, क्या लिया? व्हाट लगा के देख लिया करो। तो क्या क्या करना है, क्या ले आना है? मैटर टू कोर्ट, यानी कि ये होगी नाउन, यानी कि ऑब्जेक्ट किसका? टुक का। टुक क्या है? टेक क्या है? या टेकिंग क्या है? ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। आगे आ गया प्रीपोजिशन, और उस प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो 10वें सेंटेंस में चलें। आपको दिक्कत आ रही होगी वर्थ को समझने में, डिक्शनरी पे डाल के देख लो क्या मीनिंग आएगा। एडजेक्टिव के फंक्शन में भी होता है, प्रीपोजिशन के फंक्शन में भी होता है। इस स्ट्रक्चर में ये प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, और प्रीपोजिशन की तरह अगर काम ये कर रहा है तो टू टेक नहीं लिखेंगे, टू टेकिंग लिखेंगे, क्योंकि ये इन्फिनेटिव में भी तो एक टू प्रीपोजिशन की तरह ही होता है वो। हालांकि वो प्रीपोजिशन कहा नहीं जाता, वो इन्फिनेटिव का ही हिस्सा होता है, प्रीपोजिशन उसको कंसीडर किया नहीं जाता। लेकिन दो प्रीपोजिशन एक साथ टू टू इस तरह से ये गलत हो जाएगा ना, कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हुए चलते हैं इंग्लिश की। 10वें सेंटेंस में चलते हैं। आफ्टर ए केयरफुली इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वाज इन्फेस्टेड विद टर्माइट्स। टर्माइट्स का मतलब आपको पता है, दीमक। आफ्टर हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन का यहाँ पे है नहीं कंटेक्स्ट, नाउन का कंटेक्स्ट है, तो नाउन पे डिस्कशन करेंगे। प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन होना चाहिए। इसका मतलब ये जो लिखी गई है यहाँ पे एक नाउन फ्रेज लिखी गई है। ये अगर नाउन फ्रेज लिखी गई है तो नाउन क्या है? ये क्या है? इसको एडजेक्टिव होना चाहिए। ये क्या है? आर्टिकल। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता दूं, केयर वर्ब भी है, नाउन भी है, वर्ब भी है, नाउन भी है, लेकिन केयरफुल एडजेक्टिव है, और केयरफुल्ली एक एडवर्ब है। अब अगर नाउन यहां पर लिखा हुआ है तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए तो एडजेक्टिव आते हैं। एडवर्ब तो वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। मतलब अगर यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है तो इसको क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। तो केयरफुल्ली नहीं, केयरफुल होना चाहिए। बाकी सेंटेंस पूरा सही है। आफ्टर ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, वी हो गया प्रोनाउन, सब्जेक्ट के उसमें है, ऑब्जेक्ट इसको कह नहीं सकते। ऑब्जेक्ट कहते तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए था, और या फिर इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन होनी चाहिए थी, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया। डिस्कवर्ड है भैया मेन वर्ब। मेन वर्ब अगर डिस्कवर्ड है तो किस नेचर की वर्ब है? एक्शन नेचर की वर्ब है। उसमें भी क्या है? ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब। कैसे पता चल रहा है मुझे ट्रांजिटिव है? मुझे देखते ही समझ में आ जाता है कि ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि मैं इसके बाद डिस्कवर्ड के बाद वाट लगा के देख लेता हूं। डिस्कवर्ड व्हाट? डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड व्हाट? क्या डिस्कवर किया? ये डिस्कवर किया दैट द हाउस वाज इन्वेस्टेड विद टर्माइट्स। अब देखो इसके बाद क्या लिखी है? एक दो वर्ड नहीं लिखे हैं, पूरी एक क्लोज लिखी है। ये वर्ड अगर ये है तो ये पूरी क्लोज क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अगर पूरी क्लोज है तो ये क्या है? नाउन क्लोज है। इतनी बात समझ में आ गई हो? अब दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए उसने कंजंक्शन लगवाया हुआ है। द हाउस नाउन फ्रेज हो गई, नाउन आर्टिकल, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। वॉज बी की फॉर्म हो गई, इन्फेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां भी आ जाए आप देखते ही कह देना कि ये पैसिव वॉइस है। बी प्लस वर्ब की फॉर्म, द हाउस वॉज इन्फेस्टेड
विद प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया टर्माइट्स। इन्फेस्ट के साथ विद आता है, इन्फेस्टेड विद समथिंग। ठीक है, ये हो गया आपका 10वां सेंटेंस। द हाउस वाज इन्फेस्टेड विद टर्माइट्स, पैसिव वॉइस में बना हुआ सेंटेंस है। ठीक है, आज जो है इस तरह की पहली क्लास थी, या पहला लेक्चर मैंने दिया जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व कराया, सॉल्यूशन कराया। इस तरह की अप्रोच आपके लिए नहीं हो सकती है, बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके लिए नहीं हो, लेकिन आप कंटिन्यू बने रहिए, मेरे लेक्चर देखते रहिए, मेरे यहाँ पर जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ ये देखते रहिए, ये समझते रहिए। हो सकता है शुरुआत में आपको दिक्कत हो क्योंकि आपकी अप्रोच अभी तक वही रही है, या तो आप इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप क्वेश्चन पेपर, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो क्या आप इतने सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इतने कम समय में पहले आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसका जवाब ढूंढेंगे, फिर उसको वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे अपने दिमाग में। ऐसा नहीं लग रहा कि उतने ही समय में आप 2 गुनी 3 गुनी मेहनत कर रहे हैं ट्रांसलेट करने के चक्कर में? ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप रूल्स रेगुलेशन वाली अप्रोच पकड़ते हैं। रूल रेगुलेशन वाली अप्रोच के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो 70-80% सेंटेंसेस को या 80-85% क्वेश्चंस को, सेंटेंसेस को तो कवर कर देती है, लेकिन 5-10% क्वेश्चंस को छोड़ देती है। क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर के जो रूल्स हैं, ये जो रूल्स रेगुलेशन है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को या प्रीवियस ईयर के पैटर्न को ध्यान में रख के रटाए जाते हैं। लगभग सारी किताबें इसी तरह से लिखी गई हैं। अगर एग्जामिनर ने कोई नया सेंटेंस रख दिया, क्वेश्चन पेपर में 2 या 3 नए सेंटेंस रख दिए जिससे रिलेटेड आपने रूल ना पढ़ा हो, उससे रिलेटेड आपने एक्सेप्शन भी ना पढ़ा हो, आप गलत करके आएंगे, तुक्का मारेंगे, गलत करेंगे और आप सिलेक्शन छोड़ देंगे, आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। समझिए बात को। तो थोड़ी सी आपको हो सकता है ये अप्रोच नहीं लग रही हो, थोड़ी सी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआत में, लेकिन अगर आप इस तरह की अप्रोच को अपनाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर होगी, बिल्कुल आपको एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी और आप इंग्लिश की बेहतर समझ रखेंगे, बहुत अच्छी समझ रखेंगे। आप अपनी इंग्लिश को बहुत कम समय में इम्प्रूव कर पाएंगे। कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो रूल्स रेगुलेशन नोट्स इतने बनवाए जाते हैं, इतने एक्सेप्शन लिखवाए जाते हैं, इतने रूल्स लिखवाए जाते हैं, वो सब कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या हर एग्ज़ाम से हर 2 महीने पहले अपने नोट्स उठा के रूल रेगुलेशन का, एक्सेप्शन का रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। आप बेसिकली समझिए ना चीज़ों को। सेंटेंस की स्ट्रक्चर बड़े लॉजिकल वे में चल रही है, बड़े कंसेप्चुअल वे में चल रही है। मैं एक एक चीज़ को खोल के बताता हूँ, बताता आया हूँ और बताऊँगा आपको। आप जो है मेरे लेक्चर देखते रहिए और साथ ही साथ में इस तरह की वीडियोस से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। बाकी अगर आपको किसी और तरह की नॉलेज मुझसे चाहिए इंग्लिश के बारे में, कुछ और अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी चैनल पे पड़ी हुई है, वहाँ पर आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, पर्सनली चैट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में 11 से 20 तक के सेंटेंस, रोज़ाना हम 10 सेंटेंस उठाएंगे। शुरू में ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये समय कम होने लगेगा, चीज़ें जो है आपकी पकड़ में आने लगेंगी तब। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। करने लगी हुई है।